भारत ने कोविड-19 जांच में एक नया मुकाम किया हासिल। पिछले 24 घंटों में 9 लाख से ज्यादा नमूनों की हुई जांच। करीब 21 लाख मरीजों ने दी महामारी को मात। रिकवरी दर बढ़कर हुई करीब 74%। दुनिया भर में अब तक 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा संक्रमित। महामारी की चपेट में आने से 7,89,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। दिल्ली एनसीआर में लगातार 2 दिन की बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों में भरा पानी। जल भराव के कारण जनजीवन प्रभावित। उधर बिहार में बाढ़ की स्थिति में फिलहाल सुधार नहीं। 16 जिलों की 81 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित। केंद्र सरकार का ऐतिहासिक कदम। कैबिनेट ने सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को दी मंजूरी। अलग अलग परीक्षाओं से मिलेगी मुक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी युवाओं के लिए साबित होगी वरदान और पारदर्शिता को मिलेगा बल। अमेरिका आज ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की करेगा मांग। राष्ट्रपति ट्रंप ने की प्रतिबंधों को वापस लगाने की मांग। विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो आज न्यूयॉर्क का करेंगे दौरा। अमेरिका ने ईरान पर 2015 परमाणु समझौते का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। और खेलों में चैंपियंस लीग के फाइनल में बायर्न म्यूनिख ने बनाई जगह। जर्मन दिग्गज बायर्न म्यूनिख ने लियोन के खिलाफ 3-0 से जीत की दर्ज। लिस्बन में 23 अगस्त को होने वाले फाइनल में पेरिस सेंट जर्मन का बायर्न म्यूनिख के साथ होगा मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज भारत में कोविड-19 के ताजा आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक रिकवरी रेट बढ़कर करीब 74% हो गया है। वहीं स्वस्थ हो चुके मरीजों की बात करें तो देश में अभी तक 20,96,000 से अधिक यानी लगभग 21 लाख लोग संक्रमण से मुक्त होकर घर लौट चुके हैं। सक्रिय रूप से संक्रमण के मामले अब 24.20% के साथ 6,86,395 हैं। मृत्यु दर भी 1.90% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि भारत ने कोविड-19 टेस्टिंग के मामले में एक नया मुकाम हासिल किया है। पिछले 24 घंटों में 9 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच हुई है। पॉजिटिविटी रेट घटकर 8% से कम हो गया है। परीक्षण, निगरानी और संपर्क ट्रेसिंग के माध्यम से प्रारंभिक पहचान के साथ कोविड-19 मरीजों का समय पर उचित उपचार किया जा रहा है, जिसकी वजह से सक्रिय मामलों में गंभीर हालात वाले मरीजों का अनुपात बेहद कम है। और आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 9,18,470 कोविड नमूनों की जांच हुई है। इस तरह देश भर में अब तक कुल 3,26,61,252 नमूनों की जांच हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों के त्वरित कार्यान्वयन ने महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ संवाददाता नितेंद्र सिंह। नितेंद्र, लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि सही समय पर लागू किए गए फैसले ने भारत को कोविड के से बचाया है, कोविड के कहर से बचाया है। ट्रेस, ट्रीट एंड ट्रैक, ये जो तरीका रहा यहाँ पर भारत में, जिस तरह से मरीजों को रोकथाम के लिए, वो काफ़ी कारगर साबित हुआ। 3 करोड़ के मुकाम को हमने क्रॉस कर लिया है। इस वक्त किस तरह से देखते हैं कि अगर हम कोविड-19 की रोकथाम में किस तरह से भारत दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश कर रहा है? टेस्टिंग कैपेसिटी भारत बढ़ाता जा रहा है और बीते 24 घंटे में 9 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच हुई है। और सरकार का ये टारगेट है, स्वास्थ्य मंत्रालय का, केंद्र सरकार का, कि हर दिन 10 लाख
सैंपल की टेस्ट हो और उस दिशा में अगले आने वाले मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन में ही 10 लाख के जो टारगेट है सरकार का उसको भी हासिल कर लेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि समय पर बीमारी की पहचान होती है और बस बीमारी की अगर सही पहचान होगी तो समय पर लोगों का इलाज होगा तो वो जल्द स्वस्थ होंगे। दूसरी सबसे बड़ी जो फायदा इसमें है कि जो लोग अगर संक्रमण में पाए गए उनके टेस्ट में आता है तो उनके जो क्लोज कांटेक्ट में होंगे उनको क्वारंटाइन किया जाता है ताकि जो संक्रमण का प्रसार है, जो विस्तार है, उसको रोका जाता है कि आगे वो न फैले। इसमें बहुत बड़ा फायदा होता है अगर टेस्टिंग सही समय पे हो। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर समय पर आपका इलाज होता है तो आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाते हैं। अगर हम एक आंकड़ा बताना चाहेंगे कि जो वेंटिलेटर पर अभी पूरे भारत में कितने मरीज हैं, 0.28% मरीज जो है वेंटिलेटर पे हैं अभी, यानी कि 1% से भी कम लोग वेंटिलेटर पे हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि क्लिनिकल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, अस्पतालों में ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है, सही समय पर लोगों का टेस्ट हो रहा है, सही समय पर लोगों का इलाज हो रहा है। बिल्कुल नितेंद्र, यहाँ पर लोगों की भी जिम्मेदारी सामने आई क्योंकि जो तमाम तरह की चीज़ें, जो सुरक्षा मानकों का लगातार प्रधानमंत्री की ओर से भी कहा गया कि बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। जिस तरह से आप 2 गज की दूरी बनाए रखें, आप मास्क पहने और तमाम तरह की जो सावधानियां हैं उनका पालन करें। आपको लगता है यहाँ पर जो एक जन आंदोलन जिस तरह से कोई भी एक मुद्दा ले लेता है, एक बार फिर भारत ने वो करके दिखाया है कि आप एक आंदोलन के रूप में किसी तरह से किसी मुद्दे को आगे लेकर बढ़ें और फिर उसको करारा जवाब दें, जो लड़ाई रही है हमारी कोरोना के खिलाफ। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्रालय बार बार ये कह रहा है कि अभी ये लड़ाई जीती नहीं गई है, अभी भी भारत इस लड़ाई को लड़ रहा है और ये लड़ाई जनता लड़ रही है। जनता अगर सहयोग करेगी, अगर वो जो 3 बड़े चीज हैं, जो मास्क लगा के आप घर से बाहर निकले जब भी तो मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचे, 2 गज की दूरी यानी 6 फीट की दूरी बना कर रखें और उसके अलावा जो हाथ निरंतर साफ करते रहें। अगर आप कहीं कोई सरफेस या सतह टच करते हैं तो निश्चित तौर पर अगर मुंह का नाक छूने से पहले आप जरूर सैनिटाइजर से या फिर साबुन से हाथ धोइए। ये 3 ऐसी चीज है जो बराबर आपको करना है, हम सबको करना है, क्योंकि वैक्सीन अभी नहीं आई है। वैक्सीन आने में थोड़ा वक्त है, अगले 3 से 4 महीना इंपॉर्टेंट है वैक्सीन के लिहाज से। तो जब तक वैक्सीन नहीं आया था तो यही वैक्सीन है, इसका अगर हम रेगुलर फॉलो करेंगे अपने दैनिक जीवन में तो संक्रमण से हम बहुत हद तक बचेंगे। बिल्कुल नितेंद्र, ये भी हम देख रहे हैं कि मई के बाद से पहली बार देश में जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार गिरता जा रहा है और अगर हम बराबर टेस्टिंग की बात करें तो संक्रमितों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। 9 अगस्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार 9% के नीचे रहा है। ये कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप कोरोना के खिलाफ हमारी जंग में? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पिछले 1 हफ्ते की हम बात देखें तो 55,000 के आसपास केसेस आ रहे हैं हर दिन, जबकि टेस्टिंग कैपेसिटी लगातार बढ़ रहा है। अगर हम पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो 6 लाख से शुरू हुआ पर डे टेस्ट और उसके बाद 7, 8, 9, आज 9 लाख पहुंच गया। लेकिन केसेस जो है एवरेज अगर हम बात करें तो 55,000 के आसपास है और करीब करीब यही 55,000 के आसपास लोग रोज इलाज के बाद ठीक होकर के घर भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये देखा जा रहा है, हालांकि अभी जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि अभी हम 10-15 दिन और देखने की जरूरत है कि क्या ये मामले इतने पे ही स्थिर रह रहे हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं। इससे फायदा ये हो रहा है कि जो बहुत सारे जो बड़े महानगर थे, चाहे वो दिल्ली, मुंबई, पुणे हो या फिर अहमदाबाद हो, यहाँ पर केसेस कम होने शुरू हो गए हैं। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी भी हो गया है, बहुत से करीब 50% तक पहुंच गया है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर संक्रमण इन महानगरों में, बड़े शहरों में कम है। जो छोटे शहर हैं, कुछ राज्य है जहाँ पर ज्यादा कुछ दिनों में देखने को मिला था केस बढ़ रहे हैं, वहां पर भी देखा जा रहा है कि मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर ये ट्रेंड आगे थोड़ा सा देखा जाएगा अगले 10-15 दिन में किस तरह से रह रहा है तो ये माना जाएगा कि मामले जरूर कम हो रहे हैं। लेकिन अभी भी हम लोगों को अगले कम से कम 6 महीने तक, जब तक वैक्सीन आ जाए, तो मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और निश्चित तौर पे जो हैंड हाइजीन है, हाथ की सफाई, इसका जरूर पालन करते रहना है। बिल्कुल नितेंद्र, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि कई ऐसे राज्य रहे जहां पर बहुत बेहतरीन काम हो और बहुत त्वरित तरीके से कोरोना को के प्रसार को रोकने में काफ़ी कामयाबी हुई, लेकिन अभी भी क्या लगता है आपको हमारे देश में ऐसे कौन से राज्य हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी कोरोना का कहर जारी है और वहां पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, कुछ राज्य हैं जहां पर से माइग्रेंट लेबर गए हैं। एक तो वो राज्य हैं, चाहे बिहार हो, यूपी हो या फिर उड़ीसा हो या पश्चिम बंगाल हो,
एक तो ये राज्य है। दूसरा जो साउथ के कुछ राज्य हैं, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्रा है, यहाँ पर केसेस देखने को मिले थे। अभी हाल के कुछ दिनों में केस बढ़ रहे थे, तो वहां पर प्रधानमंत्री जी ने भी जो 10 बड़े जो राज्य थे जहां पर केसेस बढ़ रहे थे, उनके मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी और आपस में प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि आप लोग आपस में अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करिए। जो हर राज्य की अपनी एक बेस्ट एक्सपीरियंस है, वो अपने अपने तरीके से जो उनके राज्य के जरूरतों के हिसाब से वहां पर उन्होंने आजमाया है। और वो कोशिश ये की जा रही है कि उन राज्यों में अगर मामले कम होते हैं, जो केंद्र की तरफ से भी लगातार सहायता दिया जा रहा है, केंद्रीय टीम भी भेजी जाती है जरूरत के हिसाब से, तो जो भी राज्य की जरूरत होती है वो भेजा जाता है, एक्सपर्ट भी जाते हैं। अगर उन राज्यों में अगर केस कम होते जाएंगे तो निश्चित तौर पे इस लड़ाई को भारत एक तरह से निर्णायक लड़ाई के मतलब जीत की तरफ बढ़ेगा और ये दुनिया में एक मिसाल होगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि दुनिया की बाकी देशों से बेहतर स्थिति में है भारत, चाहे वो रिकवरी रेट हो, हम 74% भारत में रिकवरी रेट आज दर्ज किया गया है, और चाहे वो मृत्यु दर भी बहुत कम है, 2% से कम है और 1% से कम लाने का टारगेट है। तो ये जो आंकड़े हैं वो इसलिए हैं कि तमाम तरह के जो सरकार के प्रयास हैं और जो लोगों के अपने पार्टिसिपेशन है उसका एक तरह से नतीजा है ये। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल टेस्ट, ट्रीट एंड ट्रैक, ये 3 ऐसी रणनीति रही जिसके तहत सरकार द्वारा उठाए गए त्वरित कदमों के चले हम कोरोना के खिलाफ अपनी जंग को और भी मुस्तैदी से लड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी जंग जारी है और इसीलिए लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है और इस जंग को जारी रखना है। अब खबर राजधानी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में अब अनलॉक 3 की प्रक्रिया को शुरू होने जा रही है और बुधवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में होटल और ट्रायल बेसिस पर साप्ताहिक बाजारों को खोलने पर मुहर लगाई गई है। मगर जिम में कसरत करने के लिए कुछ वक्त और इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली में जिम खोलने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है। बैठक में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के ताजा हालातों पर चर्चा और समीक्षा के बाद होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने पर फैसला लिया गया। आतिथ्य सत्कार उद्योग ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दिल्ली में होटलों का परिचालन शुरू करने के फैसले का स्वागत किया है। और पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने आज और कल 2 दिन का लॉकडाउन घोषित किया है। इस 48 घंटे के दौरान पूरे राज्य में तालाबंदी लागू है। राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बेवजह घरों से निकलने पर प्रतिबंध है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद किया गया है। इनमें सभी सरकारी और निजी कार्यालय से लेकर दुकान, बाजार, परिवहन सेवा, बैंक आदि बंद रखे गए हैं। हालांकि आवश्यक सेवाएं जैसे दवा की दुकानें, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की सप्लाई पर छूट है। भारत और चीन के बीच आज सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 18वीं बैठक होगी। जानकारी के अनुसार संयुक्त सचिव स्तर की बैठक में LAC पर दोनों पक्षों के बीच चल रहे तनाव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। पिछली बार 24 जुलाई को हुई ऐसी ही एक बैठक में दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल के अनुसार शांति बहाली पर सहमति बनी थी। इसके तहत दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने और शांति स्थापना के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा से सेना को पूरी तरह से हटाने पर सहमत हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में दोषी करार दिए गए प्रशांत भूषण की सजा पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश SA बोबडे पर आपत्तिजनक टिप्पणी और कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाले ट्वीट्स को लेकर 14 अगस्त को कोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी माना था। जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। 16 जिलों के 130 ब्लॉकों में 1317 पंचायतों में फैली 81 लाख से अधिक की आबादी अभी भी बाढ़ की विभीषिका का सामना कर रही है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर अपने पूरे प्रभाव क्षेत्र में बढ़ रहा है। पटना के गांधी घाट पर नदी खतरे के निशान से 12 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इस बीच जल संसाधन मंत्री संजय झा ने पटना के गांधी घाट का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गंगा का जलस्तर फिलहाल उच्चतम बाढ़ बिंदु से 1 मीटर कम है, इसलिए तत्काल कोई खतरा नहीं है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रामचंद्र डू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर चल रहा है। हालांकि कुछ इलाकों से बाढ़ का पानी निकल जाने के कारण राहत शिविरों और सामुदायिक रसोई की संख्या कम हो गई है।
इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में लगातार 2 दिन की बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया है। पानी इतना ज्यादा है कि न सिर्फ पैदल चल पाना मुश्किल है, बल्कि गाड़ियां भी आधी से अधिक डूब जा रही हैं। दिल्ली के बदरपुर इलाके में जल भराव के कारण लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। नोएडा और गुरुग्राम में भी लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। IMD के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और मध्य भारत सहित उत्तर पश्चिम भारत के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज सामान्य तौर पर हल्की और गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। हमारे साथ जुड़ रहे इस वक्त संवाददाता तपस तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि वाकई पानी से हाल बेहाल है लोगों का। काफी ज्यादा जल भराव का हमें नजर आ रहे हैं विजुअल्स, और हम आपको ले चलते हैं इस वक्त। तपस, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है, बताइए। जी तपस, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बारिश हुई है, क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग की ओर से, कब तक इस तरह से बारिश जारी रहेगी? जी, मौसम विभाग ने कहा है कि अभी कुछ जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो बारिश है उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है, बहुत हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इससे पहले कल रात से ही इनफैक्ट जो बारिश बहुत तेज हो रही थी, परसों रात से भी बहुत ज्यादा तेज, लेकिन इस वक्त जो है बारिश बूंदाबांदी हो रही है। और मौसम विभाग ने ये 3-4 घंटे पहले कहा था कि दोपहर आते आते इसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी, लेकिन कुछ जगहों पे मतलब दिल्ली के आसपास के कुछ जगहों पे, जैसे कि ईस्ट दिल्ली नोएडा का जो बॉर्डर है, उन जगहों पे अगर हम बात करें तो वहां पे अभी भी हम देख सकते हैं ये बारिश चलती रहेगी, शायद दोपहर तक इसके आसार चलते रहेंगे। तो ये एक पहले से ही IMD ने बता दिया था कि ये 19 और 20 को जो है जो मानसून का जो ट्रो है, जो हम बात कर रहे हैं, मानसून एक्टिव रहेगा। और अरेबियन सी से एक जो मॉइस्चर एक आके आया है, एक जो हवा का आया हुआ है, उससे लो प्रेशर एरिया तैयार हुआ है, जिससे मॉइस्चर हवा में बहुत ज्यादा है, और इस वजह से दिल्ली और आसपास के जो इलाके हैं वहां पे बारिश होगी। इनफैक्ट IMD ने कल रात को एक एडवाइजरी जारी किया, एक अलर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक सेंट्रल प्लेन्स में दिल्ली है, उसके साथ साथ जो सेंट्रल प्लेन्स है उन जगहों पे खास तौर से अगर मैं बात कहूं उड़ीसा, ईस्ट मध्य प्रदेश, वेस्ट मध्य प्रदेश, ईस्ट राजस्थान और गुजरात में अगले 3-4 दिन जो है वहां पे भारी बारिश की संभावना है। और वैसे ही बहुत ज्यादा बारिश की संभावना दिल्ली और उसके आसपास के जो जगह हैं, खासतौर से हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की बात करें, तो वहां पे उन्होंने पहले कहा था कि 19 और 20 में मतलब आज के कल और आज भारी बारिश होने की संभावनाएं थी। और अब अगले 2 दिन जो है इतनी बारिश इतनी नहीं होगी, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत तेज बारिश भी हो सकती है, लेकिन जो इंटेंसिटी हमने लास्ट 2 दिन से देखी है, खासतौर से कल और आज, उतनी नहीं होगी। और उसके बाद एक बार फिर एक बन सकता है एक तरीका, जिससे शनिवार और रविवार को फिर हमें बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से बारिश कल हुई थी उतनी आज नहीं होगी, और उसका इंटेंसिटी जो हम बार बार कह रहे हैं कि वो कम होती जा रही है, तो एक अच्छी खबर है दिल्ली वासियों के लिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो बहुत से ऐसे, जैसे आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे, यहाँ पे जो रास्ता पहले भर गया था, अब धीरे धीरे करके क्लियर हो रहा है, क्योंकि नालियों को क्लियर किया गया, तो पानी भर नहीं रहा। कल यही रास्ता पूरा भरा हुआ था, पता नहीं चला था कि रास्ता कहाँ है और रोड कहाँ है और पानी कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो अभी एटलीस्ट कम से कम ये स्थिति नहीं है, तो धीरे धीरे करके स्थिति जो है दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में सुधर रही है। जया।
तो चलिए स्थिति में थोड़ा सुधार है, लेकिन फिलहाल भारी बारिश से अभी राहत मिलने के आसार नहीं है। राजधानी दिल्ली के आसपास और एनसीआर में अभी भारी बारिश की हल्की से भारी बारिश का अनुमान जताया है मौसम विभाग ने। शुक्रिया तपस इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ें तो भारतीय शास्त्रीय गायन के शिखर संगीतज्ञ पंडित जसराज के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर बुधवार को अमेरिका से मुंबई पहुंच गया। पंडित जसराज का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुंबई में पंडित जी के आवास पर उनकी पार्थिव देह सुबह 10:30 बजे से शाम 3 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखी गई है। इस दौरान उनके शव को तिरंगे से ढक कर रखा जाएगा। इसके अलावा उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। शाम करीब 4:30 बजे पुलिस एस्कॉर्ट के साथ उनकी शव यात्रा शमशान भूमि के लिए निकलेगी। करीब 5 बजे उनका पार्थिव शरीर पश्चिमी विलेपार्ले स्थित पवन हंस शवदाह गृह पहुंचेगा। वहां उन्हें एक बार फिर गन सैल्यूट दिया जाएगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी स्वीकार कर ली है। कमला हैरिस पहली अश्वेत महिला और पहली एशियाई मूल की शख्स हैं जो इस पद पर चुनाव लड़ रही हैं। I accept your nomination for Vice President of the United States of America. I do so committed to the word that teaches me to walk by faith and not by sight. अमेरिका आज ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की मांग करेगा। अमेरिका ने ईरान पर 2015 परमाणु समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सूचित करने के लिए विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो को निर्देश दिया है कि अमेरिका ईरान पर पहले से निलंबित यूएन प्रतिबंधों को वापस बहाल करना चाहता है। माइक पॉम्पियो आज न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और यूएन अधिकारी इस संबंध में मुलाकात करेंगे। I imposed the toughest ever sanctions on Iran, and this has caused great difficulty for them, giving money to terrorist organizations, and if they do, they'll have hell to pay. Today, I'm directing the Secretary of State, Mike Pompeo, to notify the UN Security Council that the United States intends to restore virtually all of the previously suspended United Nations sanctions on Iran. It's a snapback. और माली के राष्ट्रपति इब्राहिम कीता का तख्ता पलट करने वाले सैनिकों ने बुधवार को देश में नागरिक शासन की बहाली के लिए नए सिरे से चुनाव कराने का वादा किया। अपने टीवी संबोधन में विद्रोही सैनिकों ने लोगों से काम पर वापस जाने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनके कार्यस्थलों और सामान की सुरक्षा के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। इससे पहले तख्ता पलट करने वाले सैन्य नेताओं ने सरकार के काम करने के तरीकों पर चर्चा के लिए मंत्रालय के महासचिवों के साथ बैठक की। बैठक में तख्ता पलट के बाद उपजी नाजुक राजनीतिक स्थिति से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने विद्रोह की निंदा करते हुए सैनिकों से सभी सरकारी अधिकारियों को रिहा करने और अपने बैरकों में लौटने का आग्रह किया है। माली में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने के लिए जल्द ही सुरक्षा परिषद की बैठक होने की उम्मीद है। और दुनिया भर के देश अभी भी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 2,25,56,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस महामारी से अब तक 7,89,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों में दुनिया भर के देशों में 2,58,000 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका में 42,981 मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 56,98,955 हो गए हैं। वहीं 1,76,000 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें 1,214 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। कैलिफोर्निया में पिछले 24 घंटों में 6,715 नए मामले दर्ज किए गए। ब्राजील में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 48,541 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1,170 लोगों की मौत हो गई है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 48,541 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 34,60,413 हो गई है, जबकि इस महामारी से अब तक 1,11,189 मरीजों की मौत हो गई है।
लगातार खराब प्रदर्शन से जूझ रही बार्सिलोना की फुटबॉल टीम को नया कोच मिल गया है। रोनाल्ड कोमैन को नया कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख के खिलाफ चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल में मिली 2-8 की करारी शिकस्त ने दिग्गज स्पेनिश क्लब बार्सिलोना को हिला कर रख दिया। आगे की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए और सुधार के इरादे से अब टीम को रोनाल्ड कीमन को रूप में नया कोच दिया गया है। बार्सिलोना ने कोमैन के साथ 2 साल के करार की घोषणा की है और जर्मन दिग्गज बायर्न म्यूनिख ने बुधवार की रात को लियोन के खिलाफ 3-0 की जीत दर्ज कर चैंपियंस लीग के फाइनल में स्थान बना लिया है। इस जीत के साथ ही बायर्न म्यूनिख ने 11वीं बार प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई। पहले हाफ में एस ग्रबी ने 2 गोल दागकर बायर्न म्यूनिख को 2-0 से आगे कर दिया। दूसरे हाफ में रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने हेडर लगाकर टीम के लिए तीसरा और विजय गोल दागा। लिस्बन में 23 अगस्त को होने वाले फाइनल में पेरिस सेंट जर्मेन का सामना बायर्न म्यूनिख के साथ होगा। ट्यूबरक्लोसिस और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए वैज्ञानिकों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल पहली बार ऐसा हुआ है जब औषधीय पौधों के साथ प्रयोगशाला में फ्लेवोनाइड अणुओं को सिंथेसाइज किया जा सकेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था पुणे की अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने पहली बार टीबी और चिकनगुनिया के इलाज से संबंधित फ्लेवोनाइड अणुओं के उत्पादन के लिए सिंथेटिक रास्ता चुना है। We have first time deciphered the synthetic route for rugosa flavonoid A, podocarflavone and homoisoflavonoid. Rugosa flavonoid A is reported from Rosa rugosa. Podocarflavone is reported from Podocarpus macrophyllus and homoisoflavonoid is reported from Polygonata odoratum. These molecules have the capability to inhibit chikungunya and tuberculosis. These are infectious diseases. These molecules look very simple on paper, but their synthesis need lot of efforts. My student Ninad V. Puranik has synthesized these molecules. इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।